मित्रों नमस्कार। भारत वंदन न्यूज़ की ओर से आज के इस फेसबुक लाइव में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं पटल पर उपस्थित हो चुका हूं। यदि कोई मित्र उपस्थित हो चुका है तो कृपया अपनी हाजिरी दर्ज कराएं ताकि मुझे पता लग सके। श्रीमती अंजलि सिसोदिया जी, उनसे विनम्र आग्रह है कि वे यदि अनुमति दें तो मैं आज के इस लाइव कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। कृपया एक बार मुझे टिप्पणी दर्ज करा के बता दें मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। हाँ जी, कृष्ण निर्मल जी धन्यवाद। पता लग गया है मुझे, आवाज़ आ रही है। क्या अंजलि जी उपस्थित हैं पटल पर? एक बार वो अनुमति दे दें और कुछ हमारे साथी पटल पर जुड़ जाएं तो आज के इस लाइव कार्यक्रम का मैं शुभारंभ करूं। कृष्णन निर्मल जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस आग्रह पर वे मेरी हौसला अफजाई के लिए उपस्थित हुए, बहुत बहुत आभारी हूं उनका। एक दो साथी और आ जाएं तो आज के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया जा सके। अनिल धीमान जी, आपका भी स्वागत है। आप भारत वंदन न्यूज़ के आग्रह पर और मेरे आग्रह पर मेरी हौसले अफजाई के लिए यहाँ उपस्थित हुए, आभारी हूँ आपका। अन्य कोई मित्र उपस्थित हुआ है तो कृपया टिप्पणी दर्ज करें ताकि मुझे पता लग सके। मैं प्रयास करूंगा जो भी मित्र पटल पर उपस्थित होते हैं उनका स्वागत कर सकूं, लेकिन कविता पाठ या कोई भी रचना पढ़ते समय अगर ऐसा मैं न कर पाऊं तो मैं अग्रिम क्षमा चाहता हूं। अभी तक 3 साथी मुझे नजर आ रहे हैं पटल पर उपस्थित हो चुके हैं। तीन 4 मिनट तक मैं सोचता हूं। हाँ, जय सिंह आर्य जी उपस्थित हो चुके हैं। प्रणाम आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विशेष रूप से आभारी हूं भाई जय सिंह आर्य जी का। जय सिंह आर्य जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लगभग 35 वर्ष से अधिक हो गए होंगे। तब से हमारी साहित्यिक यात्रा जारी है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं भाई जय सिंह आर्य जी ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। अंजलि जी का मुझे पता नहीं लग पा रहा है, अंजलि जी पटल पर उपस्थित हो चुकी हैं या नहीं। रामकिशोर तिवारी जी धन्यवाद आपका, आप हमारे आग्रह पर आए। अंकित गुप्ता जी धन्यवाद, ये हमारे दामाद हैं, वे भी मेरे आग्रह पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारी भांजी ब्याई है, विशेष रूप से आभारी हूँ भाई अंकित, बहुत बहुत आभार। हाँ, मुझे लगता है आर्य जी, अंजलि जी का तो मुझे पता नहीं लग पा रहा है। हाँ, तिवारी जी मुझे, रामकिशोर तिवारी जी हमारे डाक विभाग के साथी और देश के वरिष्ठ कवि उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद तिवारी जी, आप मेरे आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुए।
क्या अंजलि जी उपस्थित हैं? नहीं है। अगर डॉक्टर जयसिंह आर्य जी अनुमति दें तो मैं आज के इस फेसबुक लाइव का प्रारंभ करूं। एक बार टिप्पणी दर्ज करके मुझे आदेश करें ताकि मैं इसका शुभारंभ कर सकूं। भगवत शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार जी। मुझे आर्य जी से इजाजत मिल गई है तो मैं आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मैं विशेष रूप से आभारी हूं भारत वंदन न्यूज का और उसकी संचालिका श्रीमती अंजलि सिसोदिया जी का और भारत वंदन न्यूज की पूरी टीम का, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस भारत वंदन न्यूज से जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का विशेष रूप से आभारी हूं और आभारी हूं भाई जयसिंह आर्य जी का। अंजलि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और डॉक्टर जयसिंह आर्य जी वे यहाँ के साहित्यिक सलाहकार तो हैं ही भारत वंदन न्यूज के, और मेरे लगभग 35 वर्ष से अधिक मित्र हैं। काफ़ी समय से हम लोग मंचों पर कविताएं एक साथ पढ़ रहे हैं, उनका भी आभारी हूँ। और मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर और भारत वंदन न्यूज के अनुरोध पर जो भी मेरे मित्र परिचित अपरिचित इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज विशेष आग्रह पर वो मेरे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मित्रों, कविताएं तो हम पढ़ेंगे ही, और कुछ साहित्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक प्रसंग होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम सब साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं और लगभग 39-40 वर्ष से मैं भी इस क्षेत्र में हूँ। मैं पेशे के रूप में तो भारतीय डाक विभाग से थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं, जो मित्र परिचित नहीं है। उसके बाद कविताओं का कार्यक्रम चलेगा। मैं भारतीय डाक विभाग से 39 वर्ष से अधिक की सेवा के उपरांत जून 2021 में अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवा के साथ साथ साहित्यिक साधना अभी तक जितनी मैं कर पाया, उसमें इन 38-39 वर्षों की साहित्यिक यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं रचनाएं मेरी प्रकाशित होती रहीं। और इस दौरान मेरे 2 कविता संग्रह नया घर और दोस्ती शीर्षक से प्रकाशित हुए। दोस्ती कविता संग्रह ई बुक के रूप में भी उपलब्ध है अमेज़न ई बुक स्टोर पर। जो साथी चाहे वहाँ से लेकर पढ़ सकता है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है ई बुक के रूप में भी पढ़ना चाहती है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो पुस्तकों के रूप में ही पढ़ना चाहती है। तो मित्रों, इन 39 वर्ष की साहित्यिक यात्रा में वैसे तो मैंने क्षणिकाएं भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं। जैसा कि आर्य जी ने कहा, हास्य और व्यंग्य। हास्य और व्यंग्य मेरी कविताओं का मूल स्वर है और मुझे इसे लिखने में आनंद आता है। कुछ गंभीर कविताएं भी लिखी हैं। तो मैं इस लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में पूरा प्रयास करूंगा अपनी ओर से कि कुछ अपनी प्रतिनिधि रचनाएं आपके सम्मुख रख सकूं। तो सभी मित्रों के हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं
शुभारंभ करता हूं। मेरा पहला कविता संग्रह वर्ष 1991 में छपा था हिंदी अकादमी के सहयोग से। कुछ रचनाएं उससे और कुछ रचनाएं अपने दूसरे कविता संग्रह दोस्ती से और कुछ हाल के माहौल पर लिखी गई नई रचनाएं जो विभिन्न पटलों पर प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन वह पुस्तक के रूप में अभी नहीं आई हैं। शुभारंभ करता हूं। पहली रचना, शीर्षक है नकाब। कविता संग्रह नया घर, जो अब काफी पुराना सा लगता है, इसका नया संस्करण निकलवाने जा रहा हूं। शीघ्र ही आप लोगों के बीच होगा। पहली रचना, नकाब। मैंने सिलवा कर रखे हैं कई नकाब, मैंने सिलवा कर रखे हैं कई नकाब। जैसे भी माहौल में जाता हूं वैसा ही नकाब पहन जाता हूं। लोग मुझे नहीं मेरे नकाब को जानते हैं, इसलिए मेरी हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं, पत्थर की लकीर मानते हैं। धन्यवाद। मित्रों, साहित्य में एक क्षणिका विधा है। बहुत से कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। हाँ, रामकिशोर तिवारी जी, बहुत बहुत आभार। आपको क्षणिका पसंद आई। इसी तरह से एक और क्षणिका आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। धन्यवाद भाई आर्या जी। आजकल आप अखबार पढ़ रहे होंगे। जो अखबार रोज हमारे सामने आता है, दावा होता है कि ये ताज़ा अखबार है, लेकिन पता नहीं वो ताज़ा होता भी है या नहीं। इसी के ऊपर एक क्षणिका, ताज़ा अखबार। लूटपाट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूटपाट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, बासी खबरें, ताज़ा अखबार। धन्यवाद। अब इससे थोड़ा अलग हटकर, मित्रों, मैं अक्सर छंद मुक्त रचनाएं लिखता हूं। छंदबद्ध रचनाएं मैं उस पारंगतता से नहीं लिख पाता। भगवत शर्मा जी, बहुत बहुत आभार। आपको रचना पसंद आई। अनिल धीमान जी, थोड़ा का आशय मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये क्षणिका है। क्षणिका में कम से कम शब्दों में ही बात कही जाती है। अब एक रचना, ख्वाब। शिवांशु वर्मा, ये बच्चा है हमारा, यहीं पड़ोस में रहता है, वह भी जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत आभार। ओंकार सिंह जी, धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। ख्वाब शीर्षक से रचना। ख्वाब तुम भी देखते हो, ख्वाब हम भी देखते हैं। ख्वाब तुम भी देखते हो, ख्वाब हम भी देखते हैं। तुम्हारे ख्वाबों में है दूध पीता अल्सेशन पालतू कुत्ता। तुम्हारे ख्वाबों में है दूध पीता अल्सेशन पालतू कुत्ता। दिन में 10 बार साड़ियाँ बदलती देसी जिस्म में विदेशी बीबी, और हमारी कब्र पर एक के बाद एक खड़ी होती ऊंची अट्टालिकाएं। हमारे ख्वाबों में है माँ के सूखे सतन छोड़ता बच्चा, फटी धोती में पूरे जिस्म को ढांपने की
कोशिश करती एक युवती औरों के लिए घर बनाते, खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर, कुछ मजदूर। धन्यवाद। सविता चड्ढा जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकारा हैं और हमारी बहुत पुराने साथी हैं। उनका मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। मेरे आग्रह पर वो उपस्थित हुई, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा, ऐसी आशा है। रचना का शीर्षक है 3 किस्म के जानवर। इस जंगल में 3 किस्म के जानवर हैं। इस जंगल में 3 किस्म के जानवर हैं। पहले रेंगते हैं, दूसरे चलते हैं और तीसरे दौड़ते हैं। इस जंगल में 3 किस्म के जानवर हैं। पहले रेंगते हैं, दूसरे चलते हैं और तीसरे दौड़ते हैं। रेंगने वाले चलना चाहते हैं, चलने वाले दौड़ना चाहते हैं, लेकिन दौड़ने वाले स्वयं नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं। धन्यवाद। मित्रों, हमें जीवन के प्रति कोई भी सीख जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष से ही मिले। यह सीख हमें पेड़ पौधों से, जानवरों से भी मिल सकती है। इसी तरह का एक भाव इस जो आगे कविता में पढ़ने जा रहा हूं उसका है। कविता का शीर्षक है बड़े होने का अर्थ। बड़े होने का अर्थ। खजूर के पेड़ ने एक राहगीर से कहा। जी सविता चड्ढा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, 3 किस्म के जानवर, धन्यवाद, आपको पसंद आए। अब मैं बड़े होने का अर्थ। खजूर के पेड़ ने एक राहगीर से कहा, देखो मैं आम से भी बड़ा हो गया। खजूर के पेड़ ने एक राहगीर से कहा, देखो मैं आम से भी बड़ा हो गया हूं। राहगीर मुस्कुरा दिया। उसने एक बार आम को देखा, दूसरी बार खजूर को। आम शांत था, खजूर गर्दन ऊंची उठाए अट्ठास लगा रहा था। राहगीर लगातार खजूर को देखता रहा। जब वह शांत हुआ तो राहगीर ने कहा, तार तुम बड़े नहीं, सिर्फ लंबे हो गए हो। जिस दिन भी बड़े होने का अर्थ समझ जाओगे, उस दिन आम तो क्या, इन सभी पेड़ों में सबसे बड़े हो जाओगे, सबसे बड़े हो जाओगे। धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि कहा कि मैं हास्य व्यंग की कविताएं भी लिखता हूं और मुझे आनंद आता है, तो अब मैं थोड़ा सा इस रस में परिवर्तन करते हुए थोड़ा इस ओर आता हूं। रामकिशोर तिवारी जी बहुत बहुत आभार। खजूर आम का प्रतीक बहुत ही सुंदर ढंग से, धन्यवाद, धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत आभार। अब हास्य व्यंग्य की ओर। मित्रों, हम लोगों में एक ये मानसिकता बन गई है कि लड़का या लड़की में से अगर किसी को सुपीरियर साबित करना हो तो वो लड़के को ही माना जाता है, जबकि बेशक वो लड़की के स्तर का ना हो। तो इसी भावभूमि पर एक हास्य और व्यंग्य की रचना। धन्यवाद सविता जी,
वसुंधरा जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभारी हूँ आप आए, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, हास्य और व्यंग्य की रचना, शीर्षक है सजा हुआ गधा। सजा हुआ गधा। एक गधे को सजा हुआ देखकर हमने उसके बाप से पूछा। एक गधे को सजा हुआ देखकर हमने उसके बाप से पूछा, क्यों महाशय, चेहरा बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, इस गधे को घोड़े की तरह से क्यों सजाया जा रहा है? चेहरा बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, इस गधे को घोड़े की तरह से क्यों सजाया जा रहा है? वो मुस्कुराकर बोले, आप नहीं समझेंगे, दरअसल बात यह है, एक घोड़ी का बाप आज मेरे बेटे को देखने आ रहा है, आज मेरे बेटे को देखने आ रहा है। धन्यवाद। मित्रों, इसी तरह की एक और रचना, ये तो गधे के माध्यम से मैंने अपनी बात कही। एक और जानवर है, कुत्ता। कहने को तो हम इसे गाली के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन बड़ा ही स्वामी भक्त जानवर है और मानव जाति के साथ आदिकाल से साथ रहा है। तो इसी को कुत्ते शीर्षक से मेरी एक रचना है और इस रचना में कुत्ते शब्द का ही प्रयोग कई बार किया गया है। सुनिए, रचना सुनिए और अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालिए। शीर्षक है कुत्ते। कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते होते हुए भी कुत्ते नहीं कुछ और होते हैं। कुछ कुत्ते कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते होते हुए भी कुत्ते नहीं कुछ और होते हैं। मेरे मोहल्ले में कई कुत्ते हैं, मेरे मोहल्ले में कई कुत्ते हैं। पहला सिर्फ भौंकता है, दूसरा सिर्फ काटता है, तीसरा भौंकता है काटता है, चौथा पेशेवर है, हड्डी चाटता है, कटवाने पर काटता है, कभी कभी बहुत जोश में आ जाता है, हड्डी के जोश में खुद को काट खाता है, हड्डी के जोश में खुद को काट खाता है। धन्यवाद वसुंधरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्ते शीर्षक की मेरी रचना आपको पसंद आई, बहुत बहुत आभार आपका। आप आए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ा। मित्रों, अभी जो रचना है मैं आपको सुना रहा था अपने पहले कविता संग्रह नया घर से। इसमें एक रचना और मैं सुनाना चाहूँगा। यह मित्रों, ये मेरा ख्याल आप सभी के साथ हुआ होगा जो भी रचनाकार हैं, साहित्य से जुड़े हुए हम सभी लोग हैं। दरअसल जब हम कोई रचना लिखते हैं तो रचनाकार का एक विशेष अर्थ होता है उस रचना के लिए, और जब वह रचना प्रकाशित हो जाती है सामान्य जनों के बीच और वरिष्ठ साहित्यकारों के मध्य जाती है, तो उस रचना से कुछ और अर्थ निकलता है। तो यह उस रचना की विशेषता है कि रचना एक ही है, लेकिन उससे अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। मेरे कॉलेज के दिनों की एक पुरस्कृत रचना है। लगभग 38 साल पहले जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय माता सुंदरी कॉलेज में एक सारंग कार्यक्रम होता था। उसमें अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता थी, उसमें मैंने यह रचना पढ़ी थी और इसको उस समय
द्वितीय पुरस्कार मिला था। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस रचना को पंजाबी भाषा की एक अक्स मैगजीन निकलती थी, उसमें भी प्रकाशित किया गया इसका पंजाबी में अनुवाद। वह रचना आप सभी विद्वतजनों के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। शीर्षक है गुब्बारा। जी अरविंदर जी, गुब्बारा। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुब्बारा हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुब्बारा हूं जिसमें जब जी चाहे हवा भरो, कुछ देर खेलो और फिर फोड़ दो? क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गुब्बारा हूं जिसमें जब जी चाहे हवा भरो, कुछ देर खेलो और फिर फोड़ दो? काश तुम भी गुब्बारा होते, कोई हवा भरता, कुछ देर खेलता और फिर फोड़ देता, तब तुम समझ पाते एक गुब्बारे के फूटने का दर्द क्या होता है। गुब्बारा स्वयं नहीं फूटता, किसी बड़े और बच्चे के द्वारा गुब्बारा फोड़े जाने में बड़ा भारी अंतर होता है। बच्चा स्वयं गुब्बारा नहीं फोड़ता, बल्कि गुब्बारा उससे फूट जाता है। गुब्बारा फूटने पर वह तुम्हारी तरह कह ही नहीं लगाता, बल्कि रोता, गिड़गिड़ाता, आंसू बहाता है। और फिर तुमने तो मुझ में हवा नहीं गैस भरी थी, बांध लिया था एक धागे से ताकि तुम्हारी मर्जी से उड़ सकूं। आह, कितना खुश हुआ था मैं जब तुमने धागे को स्वयं से जुदा करते हुए कहा था, अब तुम आजाद हो। लेकिन हाय री विडंबना, ये कैसी आजादी। कुछ देर बाद ही तुमने जेब से पिस्तौल निकाली और लगा दिया निशाना। मेरा अस्तित्व खंड खंड हो असीम आकाश से कठोर धरातल पर आ पड़ा। काश मैं गुब्बारा न होता, और अगर होता तो मुझ में गैस नहीं, सिर्फ हवा भरी होती। हवा, वही हवा जो नहीं उड़ने देती गुब्बारे को खुले आकाश में। धन्यवाद सविता जी, बहुत प्रोत्साहन आपकी तरफ से मिल रहा है। बहुत आभारी हूँ आप सभी मित्रों का, आप यहाँ आए। और मित्रों, इसी संग्रह की एक और रचना आपके सम्मुख, ये गजल के उस्ताद, गजल और गीतों के उस्ताद जय सिंह आर्या जी और भी कई मेरे साथी हैं, वे गजल गीत लिखते हैं, लेकिन मैं बहुत कम लिखता हूँ। मैं पता नहीं उस पैमाने पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने भी कुछ गजल नुमा कुछ चीज़ लिखी है, वह पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख। जी अंजलि, राम किशोर जी, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे एक पोस्ट ऑफिस के साथी धर्मेंद्र कश्यप जी भी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और भी मेरे कई अन्य साथी काव्य पाठ के दौरान उपस्थित हुए होंगे, मेरी नज़र से चूक गए हों तो मैं माफ़ी चाहता हूं। अंजलि जी उन लोगों का ध्यान रखेंगी, जो भी मित्र पटल पर हो, ये स्वागत का दायित्व मैं उनके कंधों पर छोड़ता हूं। हाँ मित्रों, गजल उठते हुए सवालों को अब न दाबिए, उठते हुए सवालों को अब न दाबिए, कितने गहरे हुए जख्म उनको मापिए। उठते हुए सवालों को अब न दाबिए, कितने गहरे हुए जख्म उनको मापिए। हर चेहरे ने ओढ़ा है नकाब, हर चेहरे ने ओढ़ा है नकाब, कौन किसका कातिल है कैसे जानिए, कौन किसका कातिल है कैसे जानिए। खुद नहीं बदला ये मौसम का मिजाज,
खुद नहीं बदला ये मौसम का मिजाज, सह किसी की है जरूर, मानिए या न मानिए। लबालब भर चुका है सब्र का तालाब अब, लबालब भर चुका है सब्र का तालाब अब, रेत की दीवार है कब तक थामिए, रेत की दीवार है कब तक थामिए। यूं अंधेरों में दम तोड़ना मंजूर नहीं, यूं अंधेरों में दम तोड़ना मंजूर नहीं। एक जुलूस मसालों का अब निकालिए, एक जुलूस मसालों का अब निकालिए। धन्यवाद। ये गजल नुमा कुछ मैंने लिखा, पता नहीं गजल थी या नहीं थी। उम्मीद है मेरे भावों को आप समझेंगे। और मित्रों, मेरा दूसरा कविता संग्रह, धन्यवाद सविता जी। हाँ बिल्कुल, हर चेहरे ने ओढ़ा है नकाब। आजकल तो हम सभी नकाबपोश हो गए हैं। एक और हमारे डिपार्टमेंट के साथी यूनुस अदीब भाई, वो भी बड़े अच्छे गजलकार कवि, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जेके सब्बरवाल साहब, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे भी उपस्थित हुए हैं मेरे आग्रह पर, उनका भी आभार। सभी मित्रों का विशेष रूप से आभार। मैं अब अपने दूसरे कविता संग्रह दोस्ती 2013 में यस पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित हुआ, और कुछ समय पहले ई बुक के रूप में भी यह प्रकाशित हुआ। जी जय सिंह आर्य जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर से मैं क्षणिका विधा पर आता हूं और एक दो क्षणिकाएं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दंगा। दंगा जब भी होता है, दंगा जब भी होता है, आदमी लिबास में भी नंगा होता है। धन्यवाद। और मित्रों, जो मेरा दूसरा कविता संग्रह दोस्ती के उससे है, उसकी एक प्रतिनिधि रचना है दोस्ती, वह आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। मित्रों, मेरा यह मानना है कि दोस्त, सच्चा दोस्त वह नहीं है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि सच्चा मित्र वह है जो आपको सही राह दिखाए। बात चाहे कितनी भी कड़वी हो, अगर वह मित्र आपको कहने का साहस रखता है तो वह आपका सच्चा मित्र। सुनिए, शीर्षक दोस्ती। जी यूनुस भाई, दोस्ती। ठाकुर साहब और पाल ठाकुर जी, बहुत बहुत आभार आपका। दोस्ती शीर्षक से रचना। मेरे पास नहीं है जिंदगी की वो रंगीन तस्वीर जिनसे तुम्हें रिझा सकूं। मेरे पास नहीं है जिंदगी की वो रंगीन तस्वीर जिनसे तुम्हें रिझा सकूं। मेरे पास नहीं है वो मखमली हाथ जिनसे तुम्हें सहला सकूं। मेरे पास नहीं है वो लोरियां जिनसे तुम्हें सुला सकूं। मेरे पास है कूड़े के ढेर से रोटी का टुकड़ा ढूंढते एक अधनंगे बच्चे की काली और सफेद तस्वीर देखोगे। मेरे पास है एक मजदूर के खुरदरे हाथ जो वक्त आने पर हथौड़ा बन सकते हैं, अजमाओगे। मेरे पास है सत्य की कर्कश बोली, जैसे हो क्नैन की कड़वी गोली, खाओगे। यदि नहीं तो माफ करना, मैं आपकी दोस्ती के काबिल नहीं।
धन्यवाद मित्रों। तो यह थी दोस्ती कविता, और इसी तरह की एक और रचना। हाँ बिल्कुल तिवारी जी, आपने सही कहा कि सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस तरह के दोस्त संख्या में बेशक कम हो लेकिन मिले हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। हाँ मित्रों, एक और रचना सब्बरवाल साहब, बहुत बहुत आभार आपका। खूबसूरत कविता, यह भी मेरी बहुत प्रिय रचना है और कई मित्रों को बहुत पसंद आई, और आप लोग भी सब साहित्य जगत के जुड़े हुए हैं और साहित्य के मर्मज्ञ हैं, तो उम्मीद है आपको भी यह कविता अच्छी लगेगी। खूबसूरत कविता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, अभावों की कैची कतर देती है मेरे आदर्शों के पंख, कानों में गूंजती हैं आतंकित आवाजें, न अजान न सम। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, अभावों की कैची कतर देती है मेरे आदर्शों के पंख, कानों में गूंजती हैं आतंकित आवाजें, न अजान न संग। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, भ्रष्टाचारी रावण चुरा ले जाता है मेरे आदर्शों की सीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, बेटा खींच लेता है हाथ से कलम और कहता है इस कागज पर बनाओ शेर, भालू या फिर चीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, और मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, चुपके से गोदी में आकर बैठ जाती है बिटिया। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, चुपके से गोदी में आकर बैठ जाती है बिटिया। पूछती है पापा आज बाजार से क्या लेकर आए हो, सेब, केला या फिर पपीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, और मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, पत्नी दिखाती है अपनी निस्तेज आंखें, मेरा मुरझाया चेहरा, मेरा फटा कोट, आटे का पीपा, एकदम रीता। मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत कविता, मैं जब भी लिखना चाहता हूँ कोई खूबसूरत। धन्यवाद जी। यूनुस भाई, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी तरह की एक और रचना सभी के मतलब की है। हम सभी अलग अलग भूमिकाओं में हैं। कोई किसी का पिता है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, बेटी है। तरह तरह के रोल हमें दिए गए हैं, वो सब निभा रहे हैं। आजकल कुछ माहौल ऐसा चल रहा है, सब एक दूसरे से दुखी हैं और उनके दुख के अपने अलग अलग कारण हैं, अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। लेकिन मित्रों, समझदारी से इस दुख की घड़ी में भी सुख की अनुभूति की जा सकती है। मैं अपनी इस सुख और दुख रचना के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको यह रचना भी उसी तरह से पसंद आए। धन्यवाद। एक आम इंसान का दर्द बयां करती। जी जी यूनुस भाई, तिवारी जी, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, रेखा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छी हमारी साहित्यकारा साथी, बहुत बहुत आभारी हूँ, वो मेरे आग्रह पर यहाँ उपस्थित हुए। सुख और दुख शीर्षक से रचना। हम यह जानकर बहुत सुखी हैं
कि दुनिया के ज्यादातर लोग हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हम यह जानकर बहुत सुखी हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। पिता इसलिए दुखी है कि बेटा कहना नहीं मानता। पिता इसलिए दुखी है कि बेटा कहना नहीं मानता, और बेटे का दुख, कैसा बाप है बेटे के जज्बात ही नहीं जानता। माँ इसलिए दुखी है कि रात को जवान बेटी देर से घर आती है। माँ इसलिए दुखी है कि रात को जवान बेटी देर से घर आती है, और बेटी का दुख, शक की सुई हमेशा उसी के सामने आकर के रुक जाती है। पति इसलिए दुखी है कि उसकी पत्नी स्वयं को समझदार और उसे बेवकूफ मानती है। उसकी माँ को उससे ज्यादा वह जानती है। पत्नी का दुख, उसका पति अभी तक भी अपनी कमाई अपने माँ बाप पर लुटा रहा है। उसे अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मालिक इसलिए दुखी है कि नौकर हराम की खा रहा है, और नौकर का दुख, जी तोड़ मेहनत के बाद भी घर नहीं चल पा रहा है। ये भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, और हम यह जानकर बहुत सुखी हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग हमसे भी ज्यादा दुखी हैं, हमसे भी ज्यादा दुखी हैं, हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आर्या जी। सुख दुख पर कलम की सार्थकता, बहुत बहुत आभार। यूनुस भाई बराबर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और मित्रों, फिर मैं अपने चिर परिचित सुख और दुख रेखा श्रीवास्तव जी, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। सविता जी बहुत बहुत आभार। सभी मित्रों का बहुत आभारी हूँ। एक और व्यंग्यात्मक रचना, सब्बरवाल साहब बहुत बहुत आभारी। सुख और दुख, हाँ जी हाँ, अपना अपना दुख अपने अपने। शरीफ आदमी सीधा होता है, एकदम सीधा जैसे गधा। शरीफ आदमी सीधा होता है, एकदम सीधा जैसे गधा। शरीफ आदमी अक्सर नाक की सीध में चलता है। शरीफ आदमी अक्सर नाक की सीध में चलता है। उसे नहीं दिखाई देती खेतों की हरियाली, किसी की आंखों का सूनापन या कठोर धरातल। उसे नहीं दिखाई देती खेतों की हरियाली, किसी की आंखों का सूनापन, खुला आकाश या नीचे का कठोर धरातल। दरअसल शरीफ आदमी भाग्यवादी होता है, आजन्म कष्ट सहता है। शरीफ आदमी दरअसल कोलू का बैल होता है। शरीफ आदमी दरअसल कोलू का बैल होता है। शरीफ आदमी न बुरा देखता है, न बुरा सुनता है, न बुरा बोलता है, क्योंकि शरीफ आदमी दरअसल गांधी का बंदर होता है। शरीफ आदमी दरअसल गांधी का बंदर होता है। जो शरीफ आदमी कम ही जगता है, अक्सर सोता है, क्योंकि शरीफ आदमी कुंभकर्ण होता है। मुझे गर्व है मैं शरीफ आदमी नहीं हूं। आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस लाइव कार्यक्रम में मेरे कवि मित्र और साहित्यकार तो हैं ही, कुछ मेरे पारिवारिक रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं। उन सब का भी मैं आभारी हूँ। नंद किशोर जी हैं, हमारे जीजा श्री हैं, वो भी उनकी उपस्थिति में देख पा रहा हूँ, उनका भी आभार। वो आए भगवत वर्मा जी, बहुत बहुत आभार। सब्बरवाल साहब बराबर बने हुए हैं, बहुत बहुत आभारी हूँ। और मित्रों, फिर से मैं व्यंग्य की ओर फिर ले चलता हूँ आपको, हास्य व्यंग्य की ओर। अंजलि जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। शरीफ आदमी गांधी का बंदर होता है, हाँ जी आर्य जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मित्रों, अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर आ रहा है।
सितंबर का महीना सभी सरकारी कार्यालयों में बड़े उत्साह से एक त्योहार मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा, जो लगभग 15 दिन चलता है सभी सरकारी कार्यालयों में। जो सरकारी सेवा से जुड़े रहे हैं वह किस तरह से हिंदी पखवाड़ा सरकारी कार्यालय में मनाया जाता है परिचित होंगे। मैंने भी खूब मनाया है, लेकिन एक कवि की भूमिका मैं जो कुछ कह पाया, अनुभव कर पाया, वह सब इस रचना के रूप में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसी को संबोधित। शीर्षक है राजमाता हिंदी की सवारी। रेखा श्रीवास्तव जी, शरीफ आदमी की सही परिभाषा गांधी का बंदर। जी बिल्कुल रेखा जी, धन्यवाद। हाँ, राजमाता हिंदी की सवारी। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, आ रहे हैं राजमाता हिंदी के शुभचिंतक, मैडम अंग्रेजी के पहरेदार। होशियार खबरदार, आ रहे हैं राजमाता हिंदी के शुभचिंतक, मैडम अंग्रेजी के पहरेदार। हर वर्ष इस बार भी ठीक 14 सितंबर को राजमाता हिंदी की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। कुछ अंग्रेज भक्त अफसरों की टोली हिंदी राग गाएगी। दरबारियों से है अनुरोध, उस दिन सैंडविच या हॉट डॉग राज दरबार में लेकर न आए। खीर पकवान या रसमलाई जैसे भारतीय स्वीट डिश ही खाएं। आम जनता खबरदार, वैसे तो हमने चप्पे चप्पे पर बैठा रखे हैं पहरेदार, फिर भी हो सकता है कोई सिफरा उस दिन आपको हिंदी भक्त बताए हमारे निस्वार्थ हिंदी प्रेम को छल प्रपंच या ढकोसला बताए। कृपया ऐसी अनावश्यक बातों पर अपने कान न लगाएं। भूखे आए, नंगे आए, आंखों वाले अंधे आए, राजमाता हिंदी का गुणगान गाएं, राजमाता हिंदी का गुणगान गाएं। धन्यवाद। मित्रों, हास्य और व्यंग्य का क्रम चल चुका है, तो एक दो और रचनाएं हास्य व्यंग्य की। शीर्षक है नए साल पर नई कविता। मित्रों, जब हम परिवार में होते हैं और कविता लिखते हैं तो उसके प्रतीक परिवार के सदस्यों को समझ में नहीं आते, और वह परिवार का सदस्य जब हमारी अर्धांगिनी हो, उसे कविता के प्रतीक समझ में ना आए तो किस तरह से हास्य पैदा हो जाता है, उसी के ऊपर मेरी रचना नए साल पर नई कविता। इस कविता में शुद्ध रूप से हास्य रस की कविता है। मैंने महिलाओं के नामों का प्रयोग किया है। महिलाओं के कोमल नाम है शांति, वंदना, कल्पना, प्रेरणा। इन शब्दों का प्रयोग कविता में किया है और उससे कुछ अर्थ निकले हैं, उन्हीं पर यह कविता है। तो इन शब्दों का ध्यान रखिए और कविता का आनंद लीजिए। जिन महिलाओं के ये नाम हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नए साल पर नई कविता। हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, पिछला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, इस साल तो मत करवाओ मेरा फजीता, शांति के साथ बैठकर लिख लेने दो नए साल पर नई कविता। हमने अपनी इकलौती पत्नी से कहा, पिछला वर्ष कुछ खास नहीं रहा, इस साल तो मत करवाओ हमारा फजीता, शांति के साथ बैठकर लिख लेने दो नए साल पर नई कविता।
नए साल पर नई कविता। इतना सुनते ही वो तो ताव में आ गई और सीधे सीधे अपनी औकात में आ गई। रसोई में खाना बनाते हुए हमें बेलन दिखाते हुए बोली, मुन्ना बीमार है, पहले बाजार से जाकर लेके आओ पपीता। घर पे कोई आ जाए, घर पे कोई मेहमान आ जाए, क्या खिलाओगे? आटे का पीपा पड़ा है एकदम रीता। वो शर्म नहीं आती? मुझे छोड़, उस कलमुही शांति के साथ बैठकर लिखना चाहते हो नए साल पर नई कविता। हमने पत्नी को समझाया, देखो शांति के साथ बैठकर नहीं लिखने दोगी तो प्रेरणा ही नहीं आएगी। हमने पत्नी को समझाया, देखो शांति के साथ बैठकर नहीं लिखने दोगी तो प्रेरणा ही नहीं आएगी। बिना प्रेरणा के कैसे लगाऊंगा कल्पना के सागर में गोता, और बिना कल्पना के तो कविता का जन्म ही नहीं होता। वह जल्ला कर बोली, कभी कल्पना, कभी प्रेरणा, कभी शांति, क्यों बेवकूफ बनाते हो? क्या मैं इन सब को नहीं जानती? अरे यही सब करना था तो गृहस्थी क्यों बसाई? उस समय तुम्हारी मत गई थी मारी। अरे बने रहते अटल बिहारी। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी और वसुंधरा जी, बराबर मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। मैं सभी मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ। 10 मिनट और हैं। 10 मिनट में कुछ रचनाएं, मैं कुछ जो नई रचनाएं हैं वो भी मैं पढ़ूंगा और उसके बाद 7 बजे तक मैं काव्य पाठ करूंगा। हाँ, शांति के साथ क्यों लिखते हो कविता? हाँ आर्य जी, सही कहा आपने, शांति के साथ क्या करें? शांति के साथ नहीं लिखेंगे तो कल्पना नहीं आएगी जी। हाँ, कलमुही शांति, देखा श्रीवास्तव जी, बिल्कुल कलमुही शांति। मन गदगद हो गया। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका वसुंधरा जी। हाँ जी, मैंने कहा मैं गीत और गजल बहुत कम लिखता हूँ। एक गीत कह लीजिए, इसे व्यंग्यात्मक गीत है, काफी पहले लिखा था, लगभग 30-35 साल पहले, और एक समकालीन जनमत पत्रिका निकलती थी, उसमें यह रचना प्रकाशित हुई थी। वह व्यंग्यात्मक गीत है। जी जी जी, तिवारी जी, ठीक कहा आपने। हास्य व्यंग्य कविता में भी गंभीर चिंतन के सूत्र मिलते हैं। हाँ, अनिल धीमान जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका जी। हाँ, एक रचना और देखिए मित्रों, कुछ हमारे राजनेताओं का एक ये प्रचलन सा बन गया है कि जब भी किसी नेता का जन्मदिन होता है तो वो कई बार दौड़ आयोजित कर देते हैं, उनकी याद में दौड़ आयोजित हो जाती है। और वो मेरा मानना है कि दौड़ से क्या सभी समस्याओं का हल हो जाता है? मुझे लगता है ये एक राजनीतिक प्रपंच है। इसी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया ये गीत हो सकता है आज भी थोड़ा बहुत सार्थक हो। आपके सम्मुख रख रहा हूँ। शीर्षक है दौड़ो दौड़ो दौड़। व्यंग्यात्मक गीत आपके सामने। राजेश भारती जी, हरियाणा से, बहुत बहुत राम राम राजेश जी, बहुत आभारी आपका, आप आए। गीत में पढ़ रहा हूँ। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, नालायक घोड़ी घोड़ो, देश के लिए दौड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देश के लिए दौड़ो, नालायक घोड़ी घोड़ो, कभी गांधी के लिए दौड़ो, कभी नेहरू के लिए दौड़ो, अपनी अपनी टांगे तोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चोरों के लिए दौड़ो, रिश्वतखोरों के लिए दौड़ो, आपस में सिर फोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बिरला के लिए दौड़ो, टाटा के लिए दौड़ो, भूखे नंगे निगोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, व्यभिचारी के लिए दौड़ो, अत्याचारी के लिए दौड़ो, बेकारी से मुंह मोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, राजा के लिए दौड़ो, रानी के लिए दौड़ो, जनता की बातें छोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मुर्दों के लिए दौड़ो, खुदगर्जों के लिए दौड़ो, शहीदों से नाता तोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ है हर सवाल का हल,
गरीबी पूर्व जन्मों का फल, अपनी अपनी किस्मत फोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है शरीर में जब तक रक्त, ठहर न जाए जब तक वक्त, ये ठोकर खाए पथ के रोड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। मित्रों, ये 5 मिनट शेष हैं, तो इस 5 मिनट में मैं 1-2 रचनाएं जो नई हैं उनको सुना के फिर विश्राम लूंगा। ये दूसरे कविता संग्रह दोस्ती से एक फिर मैं गजल पर आ जाता हूं। राजेश भारती जी, गजल। आर्या जी, हाँ, गजल नुमा कुछ पढ़ रहा हूं, भावना को समझें। कैसे कैसे हादसे होने लगे हैं आजकल, कैसे कैसे हादसे होने लगे हैं आजकल, मल्लाही खुद नाव को डुबोने लगे हैं आजकल। कैसे कैसे हादसे होने लगे हैं आजकल, मल्लाही खुद नाव को डुबोने लगे हैं आजकल। जहरीली हवा हुई तो दरख्तों को दोष क्यों, जहरीली हवा हुई तो दरख्तों को दोष क्यों, माली खुद विषबेल बोने लगे हैं आजकल। कैसे कैसे हादसे होने लगे हैं आजकल, मल्लाही खुद नाव को डुबोने लगे हैं आजकल। घर के पहरेदारों की मुस्तैदी तो देखिए, घर के पहरेदारों की मुस्तैदी तो देखिए, चौखट पे सिर रखकर सोने लगे हैं आजकल। कैसे कैसे हादसे होने लगे हैं आजकल, मल्लाही खुद नाव को डुबोने लगे हैं आजकल। बंद मुट्ठियों के हौसले जानते हैं वो, बंद मुट्ठियों के हौसले जानते हैं वो, उंगलियों पर हमले होने लगे हैं आजकल। कैसे कैसे हादसे होने लगे हैं आजकल, मल्लाही खुद नाव को डुबोने लगे हैं आजकल। कल तक थे जो झुके झुके से, तनकर खड़े होने लगे हैं आजकल, तनकर खड़े होने लगे हैं आजकल। मित्रों, ये थी मेरे दोनों कविता संग्रह से ली गई रचनाएं। अब ये कुछ रचनाएं जो कोरोना काल में और आज के हालातों में लिखी गई हैं, मैं 7 बजे तक मैं अपना काव्य पाठ खत्म कर दूंगा। सिर्फ 2 रचनाएं और पढ़ना चाहूंगा। मित्रों, ये मोबाइल एक, धन्यवाद तिवारी जी, इसका मतलब मैं भी गजल लिख सकता हूं। मित्रों, मोबाइल एक ऐसा यंत्र है, विज्ञान का एक ऐसा आविष्कार है जिसने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। ये मोबाइल का ही कमाल है कि हम लोग इस संकट की घड़ी में, कोरोना काल की घड़ी में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन इस आविष्कार ने हमसे कुछ बदले में लिया भी है। इसी भावभूमि पर यह रचना। राजेंद्र निगम राज जी, वाह, बहुत बढ़िया राजेंद्र निगम जी, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी ने यह नारा लिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसी पृष्ठभूमि पर दुनिया मुट्ठी में उसने कहा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसने कहा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सभी ने मुट्ठियां बंद कर ली। यूं लगा कि जीवन की सारी खुशियां इस अलादीन के चिराग में भर ली। उसने कहा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सभी ने मुट्ठियां बंद कर ली। यूं लगा जीवन की सारी खुशियां इस अलादीन के चिराग में भर ली। अब हमें नहीं चाहिए वो दीवार घड़ी जो बीते समय का एहसास कराए, नहीं चाहिए वो कैमरा
जो जीवन की सच्ची तस्वीर दिखाए, और नहीं चाहिए माँ के पल्लू में बंधा वह तुड़ा मुड़ा नोट, जो अपने आप का एहसास कराए, जो अपनेपन का एहसास कराए। अब हमारे पास मायावी सपने हैं, बेगाने से अपने हैं, न जाने हम कहाँ खो गए हैं, साथ साथ होकर भी बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए। धन्यवाद मित्रों। और अंत में रचना जो अभी किसी गोष्ठी में नहीं पढ़ी है, जैसे मैं भी कुछ गज़ल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के हालातों पर कोरोना काल चल रहा है और आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे एक कवि अछूता नहीं रह सकता। इसी भावभूमि पर 2 गज़ल मैं पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। पहली गज़ल। जान आफत में है, कुछ कीजिए साहिब। जान आफत में है, कुछ कीजिए साहिब। यूं ही मीठी गोली न दीजिए साहिब। जान आफत में है, कुछ कीजिए साहिब। यूं ही मीठी गोली न दीजिए साहिब। अन्नदाता बैठा है तेरी चौखट पर। अन्नदाता बैठा है तेरी चौखट पर। सुध उसकी भी तो कुछ लीजिए साहिब। सुध उसकी भी तो कुछ लीजिए साहिब। सिर्फ वायदे करते रहोगे कब तक। सिर्फ वायदे करते रहोगे कब तक। हकीकत में भी कुछ कीजिए साहिब। बहुत हुई बात तुम्हारे मन की। बहुत हुई बात तुम्हारे मन की। कुछ हमारी भी सुन लीजिए साहिब। कुछ हमारी भी सुन लीजिए साहिब। आदमी की पहचान पोशाक हो गई। आदमी की पहचान पोशाक हो गई। आदमी को तो आदमी रहने दीजिए साहिब। आदमी को तो आदमी रहने दीजिए साहिब। और मित्रों, अंतिम रचना गज़लनुमा। कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं। कोरोना काल की भावभूमि पर लिखी गई ये रचना। न जाने कब तक कोरोना, न जाने कब तक कोरोना, अजब पहेली बन गया कोरोना। न जाने कब तक कोरोना, अजब पहेली बन गया कोरोना। हंसना गाना भूल चुके हैं, याद रह गया बस रोना धोना। याद रह गया बस रोना धोना। तुझ में तो बहुत अकड़ थी, तुझ में तो बहुत अकड़ थी, उसके आगे हो गया बोना। झूठे हो गए सभी रिश्ते नाते, जिनको समझा अपना पड़ गया खोना। सब्र का बांध अब टूट रहा है, हम तीनों के संताप रोना। सब्र का बांध अब टूट रहा है, हम तीनों के संताप रोना। और मित्रों, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ भारत वंदन न्यूज़ की अंजलि सिसोदिया जी का, जिन्होंने मुझे अपने न्यूज़ चैनल पर काव्य पाठ का मौका दिया। और आर्या जी का, आप सभी मित्रों का मेरे आग्रह पर और भारत वंदन न्यूज़ के आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए, मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं अगर मेरे से कोई सुनाने में त्रुटि हुई हो तो मैं सभी मित्रों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आशा है आगे भी मुझे इसी तरह से आप आशीर्वाद, अपना सहयोग देते रहेंगे। सभी मित्रों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सभी मित्रों का पुनः आभार। धन्यवाद।